नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे और वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में क्या रणनीति बनाई है और कहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, हर एक अपडेट इस बुलेटिन में आपको देंगे मध्य प्रदेश का। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। मुरैना में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी की दुकान में 8 से ज्यादा राउंड फायरिंग, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोटिंग, मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मतदान। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अमित शाह की हुंकार, विवेक बंटी साहू के पक्ष में किया रोड शो, छिंदवाड़ा में ही किया रात्रि विश्राम। आज सुबह 9 बजे दिल्ली होंगे रवाना। आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडौरी और जबलपुर में कार्यक्रम, रोड शो भी करेंगे सीएम। चैत्र नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन, मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। देवी मंदिरों में उमड़े भक्त, राम नवमी को लेकर भी विशेष आयोजन। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत मुरैना से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक बार फिर से बदमाशों ने आतंक मचाया है, ताबड़तोड़ फायरिंग की है। प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारी की दुकान में फायरिंग की गई। बदमाशों ने 8 से ज्यादा राउंड फायर किए हैं। बाइक पर सवार होकर के 3 बदमाश आए थे और उसके बाद आप देखिए किस तरह से सरेराह ये कई राउंड फायरिंग कर रहे हैं। व्यापारियों से ये पैसों की मांग कर रहे थे। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जौरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास की घटना हुए। सत्येंद्र, यहां पर आप बदमाशों का आतंक देखिए, सरेराह खुलेआम ये फायरिंग कर रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव होने वाले, लेकिन फिर भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं सत्येंद्र हर बार मुरैना में? बिल्कुल, अगर जिले की बात की जाए तो इस समय अगर देखा जाए आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद भी जो अपराधी है उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो कारण है अपराधियों पर जो सख्त जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। मामले तो थानों में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। माना ये भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी अपराधियों को प्राप्त होता है और राजनेता इनकी पूरी तरह से मदद करते हैं, क्योंकि चुनाव में भी ये लोग राजनेताओं की मदद करते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि व्यापारियों के यहाँ फायरिंग की इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है उसमें ये आता है या प्रॉपर्टी डीलर है कि उनके प्लॉटों पर कब्जा करना, या वो जो धंधे व्यापार करते हैं उनको लेकर जो बदमाश और जो राजनेता है उनकी निगाहें उसी व्यापार पर टिकी हुई रहती हैं। तो और भी कई चीजें जो सामने निकल कर आते हैं। उसी क्रम में जौरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास में व्यापारी है, प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है, उसने जिस तरीके से ये फायरिंग की है, क्योंकि ये दोनों ही अपराधी वहीं जौरा के रहने वाले हैं और जौरा के आसपास गिरफ्तारी हो पाई है क्या? और क्या व्यापारी को गोली लगी? उनकी अभी स्थिति कैसी है? व्यापारी की तरफ से शिकायत हुई है? नहीं, बिल्कुल, व्यापारी थाने में पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत भी की थी। और व्यापार मंडल के जो संरक्षक हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं रमेश गर्ग, उन्होंने भी पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की है, क्योंकि व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात कहीं ना कहीं व्यापारियों के जो अध्यक्ष और जो संरक्षक रहते हैं उनकी भी रहती है और पुलिस की भी रहती है। लेकिन हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस जिन धाराओं में मामला दर्ज कर रही है उसमें प्यार ही अड़े हुए हैं, क्योंकि इन धाराओं में मामला दर्ज नहीं हुआ। कम से कम 8 से 10 राउंड फायर किए गए और कहीं ना कहीं अगर जिन लोगों पर जो फायरिंग करने वाले लोग हैं इन पर कहीं सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वो तो फिर भी व्यापारियों को कहीं ना कहीं ये डर सता भी रहा है जिले भर में। बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए बिल्कुल उनको खौफ नजर नहीं आ रहा है। बाकायदा गाड़ी वहां पर खड़ी है, 8 से 10 राउंड फायर करते हैं, बार बार पिस्टल को लोड करते हैं और उसके बाद वहां से ये रवाना हो रहे हैं। ये साफ बयां करता है कि बदमाशों में किसी का खौफ नहीं है मुरैना में। और खासतौर पर आप देखिए इस तरह के पिस्टल जब्त करा लिए जाते हैं, लाइसेंस बंदूक, और इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि मुरैना में कितने अवैध पिस्टल, कितने अवैध हथियार उपयोग में किए जा रहे हैं चुनाव के वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको कुछ सियासी हलचल का अपडेट देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिशन छिंदवाड़ा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में ही रात गुजारी। प्रचार थमने के पहले छिंदवाड़ा में ही अमित शाह रुके। आज सुबह
8:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में वो छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और रोड शो के बाद देर रात तक उन्होंने जीत की रणनीति बनाई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ जीत की रणनीति उन्होंने बनाई है, जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं छिंदवाड़ा के। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा भी छिंदवाड़ा में ही रुके। तो कल अमित शाह ने छिंदवाड़ा में हुंकार भरी। आपको बता दें, आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा। पहले चरण में मतदान होने हैं छिंदवाड़ा में, और उससे पहले आप देखिए किस तरह से रोड शो हुआ। ये भव्य और बेहद बड़ा रोड शो रहा। इसके बाद रात्रि विश्राम भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा में ही किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा को लेकर के बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। प्रचार प्रसार का दौर थमे उससे पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात छिंदवाड़ा में ही जीत को लेकर रणनीति बनाई। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी रहे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी गई है छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जहां पर लगातार कांग्रेस का ही सांसद जीतता आया है। पहले कमलनाथ का ये गढ़ था और अब उनके ही पुत्र नकुलनाथ पिछली बार चुनाव जीत करके आए थे, और इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से है। विवेक बंटी साहू वही जिन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त कमलनाथ को चुनौती दी थी। हालांकि वो हार गए थे बैक टू बैक। पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने उन्हें हराया है, और इस बार जो सीधा मुकाबला है विवेक बंटी साहू वर्सेस नकुलनाथ का है। तो नकुलनाथ को हराने के लिए, कमलनाथ को हराने के लिए, कांग्रेस के किला को फतह करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे। जीत की रणनीति उन्होंने बनाई है। कैलाश विजयवर्गीय के साथ मीटिंग उन्होंने की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे और उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। रात्रि विश्राम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी छिंदवाड़ा में ही किया, और अब से थोड़ी ही देर में छिंदवाड़ा से रवाना होंगे दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई कि आखिर जीत का कौन सा मंत्र दिया है छिंदवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो भोपाल से खासतौर पर छिंदवाड़ा के इस मेगा कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे। अब विवेक, जीत की रणनीति तैयार की गई है, कल देर रात तक रुके और उसके बाद पूरी यहां पर रूपरेखा तैयार की गई है। क्या लगता है, क्या जीत का मंत्र दिया गया होगा? क्योंकि लगातार छिंदवाड़ा को साधने के लिए, अपनी तरफ पक्ष में माहौल बनाने के लिए यहां पर कई तरह साम दाम दंड भेद हमने सब कुछ देखा है। देखिए, बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा के ऊपर है, और छिंदवाड़ा जीतना बीजेपी ने अपना टारगेट कोई आज से नहीं, सालों से बना रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री छिंदवाड़ा में लगातार पिछले 2-3 सालों से दौरे करते रहे हैं, और कल जब रात को वो यहाँ पर रुके तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा को किस मिशन पर लगा रखा है। अमित शाह ने कल रोड शो के बाद मध्य प्रदेश के नेतृत्व के साथ और छिंदवाड़ा के लोकल नेताओं के साथ, जिला कोर ग्रुप के साथ बैठक में 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि छिंदवाड़ा जीतना है, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की 29 सीट जीतना है। नाराज नेता जो पार्टी से नाराज थे, उनको साफ तौर पर कह दिया है कि आपके काम, आपकी बातें चुनाव के बाद देखी जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको पार्टी का जो मिशन है छिंदवाड़ा जीतना है, उसके लिए लगना होगा। अमित शाह ने छिंदवाड़ा का बूथ मैनेजमेंट भी पूछा है कि किस तरह बूथों पर क्या प्लानिंग है, सुबह मतदान के लिए सुबह से शाम तक क्या प्लानिंग करके रखी है, बूथ की जो टीम है वो किस तरह काम करेगी, क्योंकि आज जैसे ही प्रचार थमेगा उसके बाद डोर टू डोर संपर्क होगा, और 19 तारीख को जिस तरह सुबह से मतदान होना है, क्योंकि पूरी लड़ाई अब बूथ के ऊपर है। उन्होंने साफ मंत्र दिया है कि यदि आपने बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, इसलिए बड़ी संख्या में जो वोटर है वो सुबह से लेकर दोपहर तक मतदान कर ले, ताकि दोपहर के बाद जो है धूप या गर्मी की स्थिति में जो है लोग मतदान करने से बचते हैं या नहीं जाते हैं, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सुबह मतदान करें, ताकि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े। हर बूथ पर जिम्मेदारी नेताओं की तय कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय जो लंबे समय से छिंदवाड़ा में जमे हुए हैं, वो भी इस पूरे मिशन में जो है कल बैठक में शामिल थे। जो मंत्र अमित शाह ने दिए है, आज पूरे दिन जो है ये चुनाव प्रचार थमने के बाद जो है सभी नेता एकजुट होकर जो है बैठक करेंगे, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो छिंदवाड़ा के नेताओं की है। अब बूथ पर लड़ाई है, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ है, और इस कमलनाथ के गढ़ को पिछले कई अरसे से बीजेपी जो है अपना गढ़ बनाने में जुटी हुई है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, और इसलिए बीजेपी के चाणक्य
देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार छिंदवाड़ा में सक्रिय है। देर रात उनका यहाँ रुकना मतदान के ठीक पहले, प्रचार थमने के ठीक पहले, ये बताता है कि बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विवेक, मिशन 29 की बात लगातार इस बार बीजेपी कर रही है, हर एक प्रत्याशी कर रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में इस मिशन 29 में जिस सीट ने डेंट लगाया था वो छिंदवाड़ा ही था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार छिंदवाड़ा में इतिहास बदलता है, छिंदवाड़ा वासी क्या करते हैं और क्या इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा के किले को फतह कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी विवेक पटैया पूरी जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से अब बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि स्टार प्रचारक यहां पर पहुंच चुके हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हो चुका है। आज शाम से प्रचार प्रसार का दौर थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। इसलिए अब जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं छिंदवाड़ा के, उसके ऊपर अब पूरी तरह से छिंदवाड़ा की रणनीति, छिंदवाड़ा की राजनीति काम करेगी। और ऐसे में सबकी नजर टिकी हुई है कि जब 19 अप्रैल को मतदान होंगे तो वोट परसेंट क्या होता है छिंदवाड़ा का, और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो छिंदवाड़ा की जनता ने आखिर किस पर मुहर लगाया, भाजपा पर या फिर कांग्रेस पर। छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं, भव्य रोड शो है, बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा की जनता गृह मंत्री को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है और मैं सीधे गृह मंत्री से बातचीत करूंगा। गृह मंत्री जी, क्या लगता है इस बार मिशन छिंदवाड़ा सक्सेस हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई, जो 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और छिंदवाड़ा लंबे अरसे से बीजेपी कामयाब नहीं हो रही, लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता जो है आप लोगों के साथ दे रही है। जी, जिस प्रकार का रोड शो आज मैंने देखा है, अभूतपूर्व जन उत्साह है, पूरा छिंदवाड़ा मोदी जी के साथ है। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की, 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया चुनाव के पहले। नहीं, हमारा नक्सलवाद के खिलाफ एक गंभीर प्रकार का अभियान चल रहा है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ में आने वाले कुछ ही समय में मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा सहित पूरी मध्य प्रदेश की 29 से 29 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 छिंदवाड़ा। तो अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब आपको बताते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल क्या रहने वाला है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 9:45 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और चौरे में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 10:30 बजे बालाघाट पहुंचेंगे, बारासियुनी में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सुबह करीब 11:15 बजे डिंडौरी पहुंचेंगे, वहां भी स्थानीय कार्यक्रम और रोड शो में शामिल होंगे और फिर शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। दृष्टि पत्र है जो भाजपा का जबलपुर के लिए, उसका विमोचन करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में। और आज का दिन बेहद खास तमाम राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि आज पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके बाद शुरू होगी डोर टू डोर कैंपेनिंग। पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम से सार्वजनिक सभा जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और पहले चरण में, ये आप नोट कर लीजिए, 21 राज्य हैं और इनकी कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की जितनी भी सीट है, यानी कि 39 सीटों पर पहले ही फेज में वोटिंग हो जाएगी। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना और ये 6 सीट है छिंदवाड़ा की, जबलपुर की, सीधी, मंडला, बालाघाट और शहडोल। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि चुनावी मैदान में 6 सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ के भी 1 सीट पर मतदान होना है। छिंदवाड़ा में 15, मंडला में 14 प्रत्याशी मैदान में है, बालाघाट में 13, जबलपुर में 19 प्रत्याशी मैदान में है, शहडोल में 10 और सीधी में 17 प्रत्याशी मैदान में है। और जबलपुर में भी पहले चरण के तहत ही मतदान होने हैं लोकसभा चुनाव के लिए और बीजेपी आज जबलपुर के लिए अपना दृष्टि पत्र जारी करेगी। जबलपुर लोकसभा सीट के लिए दृष्टि पत्र जारी किया जाएगा। शाम 4 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचेंगे और दृष्टि पत्र जारी करेंगे। उनके साथ मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भी मौजूद रहेंगी और बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता भी महाकौशल संभाग के उनके साथ मौजूद रहेंगे।
युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मितेंद्र सिंह यादव मुश्किलों में फंस गए। रैली में अनुमति से ज्यादा वाहन लाने पर ग्वालियर में मितेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल मितेंद्र सिंह यादव ने 12 अप्रैल को ग्वालियर के फूलबाग मैदान में 40 से 50 वाहन इकट्ठा कर भोपाल जाने के लिए रैली निकाली थी, जबकि उन्हें केवल 2 वाहन ले जाने की अनुमति मिली थी। धारा 144 का उल्लंघन करने पर प्रशासन के उड़नदस्ता दल में अपदस्थ अभिनव त्रिवेदी ने पड़ाव थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद मितेंद्र सिंह पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। मितेंद्र यादव द्वारा 2 वाहनों की अनुमति जिला दंडाधिकारी के आदेश प्राप्त की गई थी कार्यालय से, और उसके अगेंस्ट में उनके द्वारा करीब 50 वाहनों का काफिला निकाला गया था। उस पर से अपराध 188 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है मितेंद्र यादव और उनके साथियों पर, और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। महू के अंबाचंदन गांव में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और हादसे में 3 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। फैक्ट्री संचालक का नाम शाकिर है और घटना के वक्त 10 से 15 मजदूर पटाखों में बारूद भरने का काम कर रहे थे। ब्लास्ट होते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मामले में विधायक उषा ठाकुर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अवैध फैक्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा है। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांकेर की तस्वीरें हैं। पोस्टमार्टम यहां पर नक्सलियों के शवों का किया जा रहा है और उसके बाद एक साथ ये 29 के 29 शव आपको नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश भी जुड़े हुए हैं। कांकेर में जो नक्सली इनकाउंटर हुआ उसकी तस्वीर सीधे दिखाने जा रहे हैं। ये कांकेर का जो जिला अस्पताल है मर्चुरी, उसकी तस्वीर है और सामने सीधे तस्वीरों में देखिए आपको ये दिखाई देंगे वो तमाम जो डेड बॉडीज हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये कांकेर के मर्चुरी की तस्वीर है और सीधी तस्वीर आपको देख रहे होंगे जो 29 शव है नक्सली जो इनकाउंटर में मारे गए हैं उसकी ये तस्वीर है। और देर रात घटनास्थल से इन सारे शवों को लेकर के यहाँ पर लाया गया है और ये मॉर्चुरी में रखा गया है। इसके बाद सभी को ड्रेस किया जा चुका है। इसके बाद इन सारे शवों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन तमाम शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है कांकेर के जिला अस्पताल मॉर्चुरी की। तमाम जो मारे गए नक्सली हैं 29 नक्सली, उनके शवों को रखा गया है और ये बहुत बड़ी सफलता है अब तक की जो पुलिस को मिली है, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है, क्योंकि ये खबर मिली थी कि चुनाव से पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्रतापपुर डिवीज़न कंपनी जो है नक्सलियों की वो जमा हो रही है और ये सूचना पुलिस को मिली। उसके बाद सुरक्षा बल के 3 जो एजेंसी है उसके संयुक्त कार्रवाई में ये बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब तक का पूरे देश में सबसे सक्सेसफुल नक्सल के खिलाफ किया गया ये पुलिस का अभियान है, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं और पुलिस का एक भी जवान कोई हताहत नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी सफलता है और उस लिहाज से ये अब तक का, क्योंकि ग्रे हाउंड की अभी तक जो हाईएस्ट नंबर थे सक्सेस के वो करीब 24 बताए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये इनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है। और चुनाव से पहले ये घटना को, चुनाव से पहले इस सफलता को अंजाम दिया गया है। ये एक अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है। जो कांकेर की एडिशनल एसपी हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम, ये सभी आगे क्या होना है? अब विधि अनुसार इनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम करके एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। जी। इसमें मैम कितनी पहचान है नक्सल, कितनी महिला नक्सली हैं, कितने पुरुष नक्सली हैं इसमें? अब तक जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 15 महिला नक्सलियों की और इसमें 14 जो है पुरुष नक्सलियों की पहचान की बॉडी आइडेंटिफाइड है। प्रक्रिया मैम पूरी हो चुकी है या वर्तमान में आइडेंटिफिकेशन जारी है और इसमें कुछ वक्त लगने की संभावना है। और इसके बाद मैम पोस्टमार्टम आज ही हो जाएगा या फिर बाहर से भी टीम बुलाई गई है? प्रशासनिक और पुलिस का पूरा अमला इसमें लगा हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना करने का हमारा प्रयास है और संभवतः आज ये पूरी प्रक्रिया हम कर लेंगे। चलिए, तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर सीधी आप देख रहे थे IBC 24 पर। और ये छत्तीसगढ़ पुलिस की ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कभी भी एनकाउंटर में मारे नहीं गए हैं और ये प्रतापपुर कंपनी के ये तमाम नक्सली बताए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि बड़ी वारदात को अंजाम
अंजाम देने के लिए आसपास की जितनी कंपनी थी वहां से भी नक्सलियों को बुलाया गया था। इनकाउंटर के वक्त करीब 50 से 60 नक्सली वहां पर थे और चूंकि पुलिस ने 3 तरफ से उनको घेर लिया था, 4 घंटे की फायरिंग चली, मुठभेड़ चली और उसमें ये सारे के सारे जो 29 नक्सली हैं वो मारे गए हैं। ये भी कहा गया, देर रात हमारी एसपी से बातचीत हुई, उसमें यह भी बताया गया कि चूंकि एनकाउंटर खत्म होते होते शाम हो गई थी, इसलिए मौके पे जितने डेड बॉडी मिली उस बॉडी को लेकर के रिकवर करके पुलिस की पार्टी वहां से लौट आई। लेकिन अगर सुबह में वहां पे सर्च किया गया, जंगलों में सर्च किया गया, तो हो सकता है कि डेड बॉडी और भी मिलेगा और भी उसकी संख्या बढ़ सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस की, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता ये छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। और इस सफलता को और ज्यादा डिटेल में बताने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन में और कौन कौन लोग हुए, 3 जो इनामी नक्सली है उसकी जिक्र तो अभी तक किया जा चुका है, शंकर राव, माधुरी, मालती, इन तीनों पे काफी बड़े इनाम रखे गए थे। लेकिन पहचान की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो उसमें और कौन कौन से नक्सली हैं जो इनामी थे उसकी भी पूरी डिटेल अभी से थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम और एसपी और बीएसएफ के आईजी वहां पे देंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपने दिखाई और अब पहचान की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट की जाएगी और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम यहाँ पे अस्पताल में, चाहे वो पुलिस विभाग की टीम हो या फिर एफएसएल की टीम हो या फिर जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और ये जो पंचनामा की कार्रवाई है वो फिलहाल अभी जारी है। थोड़ी देर के बाद करीब 10 बजे के करीब में ये बताया जा रहा है कि एसपी कांकेर और आईजी बीएसएफ पुलिस के अधिकारी इस मामले में पूरी और डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताएंगे कि कितने जो मारे गए हैं उन सब की पहचान क्या है, उसमें से कौन और नक्सली है, कौन और इनामी है और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी यहाँ पे नहीं लाया गया तो ये भी अपने आप में चुनौती है कि बाहर से जो आसपास के जिले हैं वहाँ से टीमें बुलाई गई है पोस्टमार्टम के लिए और चूंकि 24 घंटे का समय हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा बीतेगा, शवों को डीप फ्रीजर में रखने की ज़रूरत होगी। इसलिए आसपास के जिलों से भी, चाहे वो भानु प्रतापपुर हो, धमतरी हो, जगदलपुर हो, वहाँ से भी डीप फ्रीजर मंगवाए गए हैं ताकि पोस्टमार्टम के बाद अगर ज़रूरत पड़े या फिर पोस्टमार्टम नहीं हो पाए आज तो फिर उन डीप फ्रीजर में उन शवों को रखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 कांकेर। तो आप राजेश राज का एक्सक्लूसिव आप ये रिपोर्टिंग देख रहे थे जिसमें आपने देखा कि किस तरह से यहां पर 29 नक्सलियों के शव रखे गए। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं और हर एक इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली IBC 24 आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजेश, अभी हमने आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, आपने उसमें बताया कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया होने वाली पोस्टमार्टम की, लेकिन सभी को इंतजार है कि आखिर नक्सलियों की और शिनाख्त कब होगी, क्योंकि एक जैसे कि आपने बताया माधुरी मालती यहां पर मार गिराई गई है, शंकर राव को मार गिराया गया, लेकिन विजय रेड्डी, क्या विजय रेड्डी को भी मार गिराया गया है? क्या इसके कुछ इनपुट्स हमें मिल पा रहे हैं सूत्रों के हवाले से? राजेश जी, विजय रेड्डी को लेकर के सबसे ज्यादा उत्सुकता है पुलिस में भी और जो सुरक्षा बल की एजेंसी है उसमें भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है और अगर आइडेंटिफिकेशन में उसके नाम की पुष्टि होती है तो ये बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस और यहाँ के सुरक्षा बलों के लेकर के हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी पहचान की जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी जो शव है उसको लपेट दिया गया है बैग में और उसके बाद जो अलग से टीम होती है जिसके पास डाटाबेस होता है और स्टेट एफएसएल की टीम भी यहां पे पहुंची हुई है, वो टीम फिर मिलान करेगी उन तस्वीरों को लेकर के और उसके बाद कंफर्म हो पाएगा कि इसमें विजय रेड्डी है या नहीं है। लेकिन उस चेहरे को लेकर के, उस नाम को लेकर के सबसे ज्यादा उत्सुकता जितने मीडिया में है, जितने आम जनों में है, उतनी ही ज्यादा सुरक्षा बलों के बीच में भी है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वो। और अगर वो खत्म तो फिर इस उत्तर बस्तर का जो कांकेर एरिया है उसका लगभग नक्सली संगठन का सफाया हो जाएगा। ये भी हमारी देर रात बात हुई थी कांकेर एसपी से, उसमें भी हमने इस बात को पूछा था और उन्होंने कहा था ये तो राजेश, क्या एक अलग टीम लगी हुई है नक्सलियों की शिनाख्ती के लिए? क्योंकि आप बता रहे पोस्टमार्टम के लिए तो यहाँ पर अलग टीम है, डीप फ्रीजर्स यहाँ पर बुलवाए जा रहे हैं, दूसरे जिलों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि शिनाख्ती का प्रोसेस क्या होगा? कैसे पहचान में किया जाएगा कि ये विजय रेड्डी है या फिर दूसरे नक्सली है या इनामी नक्सली है?
जी बिल्कुल। शिनाख्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, उसमें राज्य स्तरीय जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ पर है। नक्सल ऑपरेशंस में जो शामिल रहे हैं अधिकारी कर्मचारी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होगी कि जो डाटाबेस है पुलिस के पास में, चाहे वो पीएचक्यू के पास हो या पुलिस के पास हो, बीएसएफ के पास हो या डीआरजी के पास हो, उस डाटाबेस में अगर उसका चेहरा है और उसके मिलान किया जाता है तो फिर पुष्ट हो पाएगा कि ये विजय रेड्डी का शव है या नहीं। अगर इस शवों में कोई ऐसी बात होती है तो पहचान की अपनी इनकी प्रोसेस है, डाटाबेस है, लोग हैं जो लगातार इस ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, उनके पास पुराने ही सही लेकिन वो तस्वीरें भी होती है। अगर उससे मिलते जुलते कुछ तस्वीरें रही और कंफर्म हो पाया तो पुलिस इस बात की घोषणा करेगी। एफएसएल की स्टेट लेवल की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है वो तो है ही, लेकिन स्टेट लेवल की टीम भी यहाँ पे पहुंची है और वो तमाम चीजों को बारीकी से रिकॉर्ड कर रही है और कंफर्म करने की कोशिश करेगी कि तमाम जो नक्सली है उसमें कौन है। एक संख्या जो अभी आपने बताया कि 29 में से 15 जो शव है वो महिला नक्सली के हैं और 14 जो है वो पुरुष के हैं। और अभी से थोड़ी देर के बाद जब वो आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन तमाम के नाम और इन तमाम की डिटेल्स भी आपके साथ सबसे पहले बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हर एक इंफॉर्मेशन राजेश IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और आपके जरिए हम ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन रहा और 29 नक्सलियों को मार गिराया गया जिसमें 15 महिलाएं रही और 14 पुरुष नक्सल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। नजर बना के आप रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।